शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हमने कहा कि वी कांट से दैट एट एनी पोजीशन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट श्योरली। मतलब एक वही वाली बात है कि एक क्लासरूम है, ये बेंच हैं और इन बेंच पे क्या मौजूद होंगे, पर्सन मौजूद होंगे। पर्सन मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो इसी वाली बेंच पे मौजूद है या इसी बेंच पे या इसी बेंच पे, ऐसा नहीं कह सकते। वी कैन ओनली से दैट एट एनी पोजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज देयर। हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटी ही निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की इस जगह हो सकता है। बट इससे एक बात ये नहीं गलत साबित होती, ये मतलब कि हम ये तो कह सकते हैं कि इस क्लासरूम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्यों? क्योंकि हमें सीट्स पता है और प्रोबेबिलिटी पता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हमें 50 इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता है तो हम निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो इन दोनों डेटा का मर्ज करके हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कैरियर कंसंट्रेशन। और हमारे गेट के एडीसी के सिलेबस में फर्स्ट लाइन में ही सेकंड जो टॉपिक लिखा है इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन। तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। तो कैलकुलेटिंग हमारा जो एक्चुअल है में इस लेक्चर का कैलकुलेटिंग कैरियर कंसंट्रेशन, और उसी के अंदर एक सब टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जिसको हम शॉर्ट में DOS बोलेंगे। तो कैरियर कंसंट्रेशन मतलब वही वाली बात कि इस क्लासरूम के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं टोटल। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान इसी सीट पे बैठा है, बट हम ये तो कह सकते हैं ना ये इंसान इस क्लासरूम में है। मतलब और उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वो सीट नंबर 1 पे हो सकता है शायद, या 2 पे या 3 पे, बट वो क्लासरूम में है। तो वो वाली चीज़ है कि टोटल कितने कैरियर हैं, हमारे कैरियर की कंसंट्रेशन क्या है। तो वो तो एक छोटी सी बात हुई। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट एनर्जी और पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब हम नंबर ऑफ स्टेट्स निकालें जो कि पर यूनिट एनर्जी और पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो उसको हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स आर बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है असल में स्टेट्स। तो ये कुछ बेसिक थ्योरेटिकल बात हुई, इसको समझ लेते हैं, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कह रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन के स्पेस। ठीक है, के स्पेस में श्रोडिंगर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। पर यूनिट वॉल्यूम कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, पूरा देखेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन 3, एंड इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये हमारा पूरा DOS और कैरियर कंसंट्रेशन का यहाँ निपटेगा। इसके बाद हम देखेंगे, इस लेक्चर का लेआउट ले लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल, तो विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक्स ऑफ EDC, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ EDC। ओके, द फर्मी एनर्जी लेवल। और यहाँ से हम कहें तो एक्चुअल में मतलब बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कि इस टॉपिक से हमारा एकदम उठ के ही क्वेश्चन आता है, गेट में न्यूमेरिकल आता है। सो हमने फर्मी एनर्जी लेवल देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर सब टॉपिक्स जो भी हैं, टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर उस टेम्परेचर सब कुछ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर हम अपने लेक्चर को यहाँ पे समराइज करेंगे। एक दो क्वेश्चंस लेंगे और फिर पार्ट बी हमारा है कैरियर कंसंट्रेशन, उसमें के ऊपर ही क्वेश्चन है। इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरा न्यूमेरिकल भरा, पूरा डेरिवेशंस भरा ये लेक्चर होने वाला है। और डेरिवेशन की बताती है मतलब ये थ्योरेटिकल और कन्वेंशनल, मतलब ESE मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी गेट के हिसाब से भी आपको सारे फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लेक्चर है। तो हम शुरू कर रहे थे यहाँ से। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन के स्पेस। तो इसको देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन से समझना शुरू करते हैं आसानी से कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, पर यूनिट वॉल्यूम इन के स्पेस। के स्पेस मतलब जो हमारा 3D स्पेस है, लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का। और एक और बात है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मौजूद है, वो
एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद है, जो कि अपने आप में क्या है, 3D बॉक्स है। 3D बॉक्स होने की वजह से हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 डायमेंशनल वाला था उसको लेंगे। So solution for Schrodinger equation वो पार्टिकल ना 3D box is given as psi 3D। अब वो सॉल्यूशन कैसे होता था, √2/Lx sin n pi x अपॉन Lx इंटू एक्स, ये हमारा वन डायमेंशन के लिए था। यही सेम फैक्टर √2/Ly sin ny इंटू पाई इंटू y अपॉन Ly, इसी को हम ऐड कर देंगे z के उसमें भी, √2/Lz sin nz, ये हमारा सबस्क्रिप्ट में इंटू पाई इंटू कैपिटल Z मतलब z इंटू z अपॉन LZ। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि ये जो पूरे के पूरे फैक्टर है, इनको अगर मैं वो करूँ nx अपॉन पाई अपॉन Lx, ये पूरा ये हमारा kx है, ny इंटू पाई अपॉन Ly और nz इंटू पाई अपॉन LZ, ये पूरा का पूरा हमारा kx ky और kz है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बाद क्या देखते हैं कि अगर इनको हम ड्रॉ करें xyz एक्सिस की जगह हम kx ky और kz लेते हैं, तो ये हमारे जो एक एक पॉइंट बन रहा है, एक सॉल्यूशन वो एक एक पॉइंट को बनाएगा। ये ग्रिड स्पेस में एक एक पॉइंट को बनाएगा। ये पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे चला है, ऐसे ये फिर इस z के लिए और ये हमारे x के लिए, इस तरीके से ये पूरे 3 डायमेंशनल बॉक्स बनाएगा। अगर हम सबसे पास के 8 पॉइंट्स को लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक क्यूब। तो उस क्यूब का ही हमारा सारा काम है। ईच पॉइंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे ये kx ky kz सब्स्टिट्यूट होंगे, ये हमें पता होना चाहिए, मेन बात। अब क्यूब पे आ जाते हैं, तो क्यूब अपने आप में क्या है, एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल है उसकी डायमेंशंस पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो यहाँ पे 0 है, ये क्या सबसे पहला क्या है, पाई Lx। मैं इसको बताऊं कुछ ऐसे, ये जो आपका पॉइंट है ये है पाई बाई Lx। अब इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट से समझ जाएंगे आप, ये है 2 पाई बाई Lx। इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, 3 पाई बाई Lx। तो ऐसे 0 मतलब नीचे तो 0 है, फिर 1 इंटू पाई बाई Lx, 2 इंटू पाई बाई Lx, 3 इंटू पाई बाई Lx, इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अब आपको दिखेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो पाई बाई Lx ही है। यही हमने यहाँ पे लिया है, पाई बाई Lx। सिमिलरली पाई बाई Ly और पाई बाई Lz। तो ये पॉइंट्स कैसे बने, पाई बाई Lx से, पाई बाई Ly, 2 पाई बाई Ly, 3 पाई बाई Ly, ठीक है, और 4 पाई बाई Lz, 5 पाई बाई Lz, 1 पाई बाई Lz। तो इस तरीके से ये समझ में आना चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे अपना। तो ये डायमेंशंस तो हमें समझ में आएंगी, ये कहाँ से आई हैं, ये डायमेंशंस कहाँ से आई हैं। अब यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, ईच पॉइंट, यूनिट सेल तो हमारा क्या है, रेफर करें आप क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट को, फर्स्ट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ा होता है लगभग सभी ने, तो उससे रेफर हो जाएगा। अब सबको ये भी पता है कि इसका जो ये एक पॉइंट है, ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है हर एटम के लिए। मतलब ये इस एटम में दिख रहा है, ये एटम है, ये पूरे क्यूब में ये 8 एटम्स दिख रहे हैं। ओके, 8 एटम्स दिख रहे हैं, हर एक एटम दिख तो रहा है कि इसी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर ये अपने आसपास 7 और अलग यूनिट सेल्स में है, मौजूद है। इस हिसाब से एक यूनिट सेल के लिए एक इसका पॉइंट का एटम का कंट्रीब्यूशन ओनली 1/8 होता है। ये फेमस चीज थी उस समय क्लास केमिस्ट्री में। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर यूनिट सेल कितने होंगे, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 1/8 होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, ये तो 1/8 है पर यूनिट सेल, पर एक यूनिट सेल में कितना है टोटल, 1/8 इंटू, क्योंकि 8 एटम्स हैं, ये कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ब्लू वाले, ये 8 है। ओके, ये 8 दिख रहे हैं, 8, इसलिए टोटल हमारा 1 ही आ जाता है। हम ये मान लेते हैं कि हर एक क्यूब के अंदर एक एटम है, हर एक क्यूब के अंदर एक पूरा एटम है, जबकि रियलिटी में क्या है, 8 अलग अलग एटम है, और वो अपना 1/8 पार्ट ही शेयर कर रहे हैं एक यूनिट सेल को। एक क्यूब बोलो, यूनिट सेल बोलो, कुछ भी बोलो। तो यहां से निकल के आया नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो हमें 1 समझ में आया, 1 कहाँ से आया, 1 हमारा यहाँ से आया है। ओके, 1 हमारा यहाँ से आया है। अब बात करते हैं दूसरी,
कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, डायमेंशंस एल इंटू सॉरी एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, ये एल इंटू बी इंटू एच, ये तीनों डायमेंशन हमने यहाँ लिख दी। तो इस तरीके से एल एक्स एल वाई एल जेड अपॉन पाई क्यूब हमारा सॉल्यूशन आया फिलहाल के लिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इतने हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं, बट वी नीड टू add some correction factors for the following results due to following reason। लेकिन ये अभी पूरा अपने आप में परफेक्ट आंसर नहीं है, कुछ अभी हमें करेक्शन फैक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा कुछ रीजंस की वजह से, जो कि बहुत जरूरी है समझने रीजंस। तो पहला रीजन क्या आता है कि आर इंटीजर्स या क्वांटम नंबर्स nx ny nz, हम इनको यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं, कैन हैव प्लस और नेगेटिव वैल्यूज बोथ। क्यों? क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो एनर्जी का फॉर्मूला जो था उसमें एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था, मतलब एन स्क्वायर था, तो एन हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और इंटीजर की डेफिनेशन यही कहती है, लाइक +1 -1 और +2 -2 एटसेट्रा, एनी एंड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल हैव सेम एनर्जी, और दोनों वैल्यू के लिए सेम एनर्जी होगी, मतलब दोनों वैल्यू बोलो इलेक्ट्रॉन बोलो, तो हम ये नहीं कह सकते किसकी बात कर रहे हैं। एंड हेंस वी आर डबल काउंटिंग, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डबल काउंट कर रहे हैं, और double counting for number of solutions। So in order to get correct number of solution we need to divide each dimension of the box by 2, मतलब हर डायमेंशन को, ये जो डायमेंशंस हैं इनको हमें 2 से डिवाइड करना है, इनको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो ये तो पहला केस हुआ, और ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ में आया, क्योंकि हम डबल काउंट कर रहे हैं +1 -1 +2 -2 की वजह से। इंटीजर्स हमारे एक वैल्यू के लिए +1 भी होता है -1 भी, तो ये तो पहली बात हुई, इन हर चीज को हमें 2 से डिवाइड करना है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, ये डिवाइड कर ही दिया है, ये डिवाइड कर दिया है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की पूरा केमिस्ट्री आ रहा है 11th तो केमिस्ट्री 12th का, इलेक्ट्रॉन की हमारी क्लॉकवाइज स्पिन भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी हो सकती है, अप स्पिन और डाउन स्पिन। सो इफेक्टिवली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई अ स्टेट, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। Hence to get correct number state so that one state can accommodated only by one electron। तो एकदम सही कैलकुलेशन के लिए, आंसर के लिए, और ताकि इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट को ऑक्यूपाई करे, हमें इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही पड़ी नहीं, बात वो इसलिए नहीं पड़ी, यहाँ पे हम इस डायमेंशन को डिवाइड कर रहे हैं और डायमेंशन 3 है, और यहाँ पे हम पूरे रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर द करेक्टेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम, श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव इक्वेशन, तो इस तरीके से ये 2 से डिवाइड हुए, ये इससे हुए, तो हमारा 4 एडिशन में आ गया। इस 4 को मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये 4 हमारा न्यू एडिशन में आ गया। ओके, इनकी वजह से ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हुआ किसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो Lx Ly Lz अपॉन 4π/Q। अब ये तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब आते हैं दूसरे पे, हाउ मेनी एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट बिटवीन K एंड K प्लस DK। तो एनर्जी स्टेट कितनी एग्जिस्ट करेंगी K और DK के बीच में। K हमारा क्या है यहाँ पे, K इक्वल टू √kx² प्लस ky² प्लस kz²। ये हमारा पीछे की फॉर्मूले से ही निकल के आया कि K की वैल्यू हमारी 3 डायमेंशन के लिए, 3D के लिए हमारा √kx² प्लस ky² प्लस kz² होता है। अब लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम के, अगर हम बात करें कि लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम के क्या होगा, तो ये हमने माना इनर जो सर्किल है वो हमारा, ये तो वही देखो वही वाली एक्सिस है kx ky kz जो ऊपर हमने यूज करी थी। तो इनर जो हमारा K है, ये K है, K का इनर सर्किल है, और ये जो थोड़ा सा ये जो इसको हमने DK माना है। ओके, तो K प्लस DK आउटर सर्किल है, और इसका क्या मतलब है कि स्फीयर ऑफ रेडियस K, वो स्फीयर जिनकी रेडियस K होंगी, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स हैविंग सेम K, या फिर स्फीयर ऑफ रेडियस K, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। और वेयर K रिप्रेजेंट्स आपका वेव नंबर, ये तो मतलब कहने वाली बात ही नहीं है, आपका K वेव नंबर है। ओके, K इज द वेव नंबर।
अब हमने बात करी कि उन सारे पॉइंट्स जो कि सेम के है उनका लोकस क्या होगा। लोकस का मतलब है कि वो सारे जो ये पॉइंट्स के है मतलब सेम रेडियस के पॉइंट्स, जैसे ये सारा के ही के है, तो सीधी सी बात है कि अगर इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो सर्किल बनेगा और ऑफ स्फीयर बनेगा जो कि रेडियस के का है, वो हमारा लोकस होगा, सारे पॉइंट्स सेम के का। ओके, ये क्या है, सर्किल दिख रहा है बट ये 3D है, मतलब ये स्फीयर है। तो ये जो इनर वाला स्फीयर है यही हमारा ये है। तो ये तो एक मतलब केवल इस डायग्राम को बनाने के लिए हमने इस पॉइंट्स को लिया है। अभी जब हमें पता चल गया डायग्राम हमारा बन गया, तो उसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन। इनर सर्किल इनर स्फीयर के रेडियस का है हमारा, आउटर वाला हमारा के प्लस डी के का है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन के एंड डी के, तो उसको हाईलाइट भी क्या हुआ है, ये जो रीजन है इस रीजन का हमको वॉल्यूम निकालना है। एक बार और हाईलाइट कर देते हैं, इस रीजन का वॉल्यूम निकालना है। तो इसका क्या होगा, अगर आप ये स्फीयर है हम इसका सरफेस एरिया निकालें और इतनी लेंथ के लिए है ये, ठीक, कितनी विद इसकी कितनी है डी के, उससे मल्टीप्लाई कर दें। एरिया इंटू विद क्या होता है, वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया 4 पाई के स्क्वायर हमारा स्फीयर का और डी के हमारा इंटू डी के, तो इससे हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया इस रीजन का जो कि हाईलाइटेड रीजन है शेडेड वाला। ओके, वी हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी रीजन के लिए हमें निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। पर ये जो सॉल्यूशन था ये इस पर्टिकुलर के लिए नहीं था। अब सीधी सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ दी हुई है और आपको किसी मान लो आपको मतलब ये दिया होगा कि 50 रुपए की 10 टॉफ़ी आती हैं, अब आपको 20 टॉफ़ी करनी है, इसका क्या मतलब है कि दोगुनी करनी है, तो आप क्या कर दोगे, 50 इंटू 2, 100 रुपीज़ की टॉफ़ी आएंगी इतनी। मतलब आप 10-20 को छोड़ दो, आप कह दो कि दोगुनी करनी है टॉफ़ी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको इतने पर्टिकुलर एरिया का जब इसका वो निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सेम सॉल्यूशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपने निकाला है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के लिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द वॉल्यूम बिटवीन के एंड के प्लस डी के, तो एल एक्स एल वाई एल जेड अपॉन 4 पाई क्यूब 4 पाई के स्क्वायर डी के। इसको फर्दर आप सॉल्व भी कर लोगे, आपका 4 चला जाएगा, पाई से पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको सॉल्व करके लिखा नहीं है। मेन सॉल्यूशन यही है। तो इजी थी, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं थी। आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, आपको ये विद के हिसाब से आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, फिर उस वॉल्यूम से पिछले वाले सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। ये मेन सॉल्यूशन निकल के आया। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं। चलो इसको अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टेट्स, कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं ई और ई प्लस डी के बीच में। अब ये क्या है, एनर्जी लेवल है ई, ई से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ई प्लस डी आएगा, कितने ऊपर, ये जो विद है लेंथ है ये आपका डी ई है। ओके, ये आपका डी ई है। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे के हमारा, के हमने वही यूज के लिए स्पेस लैटिस के लिए 3D स्पेस के लिए, ई हमारा एनर्जी है। तो स्टेट्स हमारी जो है वो के एन के प्लस बी के हैं, ये एनर्जी लेवल है। सो मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच, ये समझना जरूरी है। ई एंड ई प्लस डी क्या है, लोकेशन ऑफ एनर्जी लेवल या नेम ऑफ एनर्जी लेवल है, केवल नेम ऑफ एनर्जी लेवल। ओके, एनर्जी स्टेट बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, ये नंबर ऑफ स्टेट्स वो के और डी के प्लस डी के ही आपको बताएंगे। अब इनके बीच में कितने स्टेट्स होंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, ये डिफरेंस यहाँ पे समझना जरूरी था। अब हमारा प्रीवियसली जो फॉर्मूलेज थे उन पे हम वापस आ जाते हैं। वी एफ ई इजकल टू एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्टार के स्क्वायर। अब यहाँ पे m की जगह mn या mp नहीं लिखा है, उसको हम जब बाद में यूज करेंगे फॉर होल और फॉर इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग mn mp लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ सेम लेके चल रहे हैं कि हम m स्टार मतलब दोनों के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो के स्क्वायर को हम सेपरेट करते हैं, के को करने के लिए हम यहाँ पे रूट लगा देते हैं और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। रूट से एच बार को बाहर निकाल लेते हैं, वो केवल एच बार बचेगा क्योंकि एच बार स्क्वायर था रूट के अंदर।
अब हमको बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, ये जो रिलेशन निकाला था यहाँ पे, ये जो डीके था, ये डीके क्या है इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, ये डीके हम अब निकालेंगे। तो हमने के निकाला, उसी को हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, और हमारा डीके आ जाएगा। तो वही चीज़ करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ई, ये डीके हमारा निकलेगा इस तरीके से। डीई हमने भेज दिया इधर, ओके, डी भेज दिया हमने इधर। तो डी के इजकल टू 2m स्टार रूट, ओके, ई की पावर -1/2 और अपन 2, ये इसको हम करेंगे बेसिकली रूट ई को हम करेंगे डिफरेंशिएट, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रूट ई को करेंगे तो वो हमारा क्या देगा, ये वैल्यू देगा, ओके। जितना पीला दिख रहा है रूट ई के ऊपर ऑपरेशन है, ये दी। तो हैंस अब हम इसी चीज को अप्लाई कर देंगे, इस पूरे डीके को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये इस पूरे डीके को हमने अप्लाई कर दिया, ये 4πk², और के भी हमको पता है, के स्क्वायर हमको पता है, तो वो के स्क्वायर है। तो ये दो वैल्यूज हमने कहाँ कहाँ से उठा के लाई वो हम लिख देते हैं। ये हमारा के स्क्वायर है, ये हमारा डीके है। तो अब चीज़ें सिंपल, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो रही होंगी। इनको पर्टिकुलर सॉल्व करके हमें जो मिला नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन ई एंड डी प्लस ई, तो वो हमारा निकला ये LXLY LZ अपन π²h⁻³ 2m स्टार क्यूब रूट के अंदर, ओके, ये रूट के अंदर है, E 1/2 और D। तो ये यहाँ से याद करेंगे एक्सप्रेशन, इसी को उठा के हम आगे यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स एग्जिस्ट, एक मिनट, हाउ मैनी स्टेट्स एग्जिस्ट बिटवीन E एंड E प्लस DE पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से वही बात पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा था, ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स एग्जिस्ट बिटवीन E एंड E प्लस DE। अब पूछ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या है, सीधा सा वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं, वी हैव वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम हमें पता है, डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन E एंड E प्लस DE पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने अभी सॉल्व किया है, ये हमने अभी सॉल्व किया है। सो LXLY LZ ये पूरा का जो भी था इनटू क्या कर देंगे 1 by वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इनटू 1 by वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स से हमने ये हटा दिया। तो उसी सॉल्यूशन में जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, वो हमारा है ये, इसी को हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हमारा M MN स्टार बन जाता है, M MP स्टार बन जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये निकला सेम चीज, नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन E एंड E प्लस DE पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेट्स एक्सिस्ट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी। ठीक है, अब हमें याद करेंगे हम अपना पीछे जाके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन हमने क्या बोली थी, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एनर्जी। तो ये दो चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट थी। एक का सॉल्यूशन हमने निकाला, सबसे पहले क्वेश्चन 3 में हमने निकाला नंबर ऑफ स्टेट्स, क्वेश्चन 4 में निकाला पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन 5 में निकालेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी, और उसी को हम बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, DOS। ओके, तो अब DOS हमें कैलकुलेट करना है, DOS कैलकुलेट करेंगे 2m स्टार क्यूब, ये पूरा का पूरा वही एक्सप्रेशन। अब पर यूनिट एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे 1 by D, से डिवाइड कर देंगे। तो उसी एक्सप्रेशन में और कम टर्म हमने कर दिया, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन निकल के आया, और जो हम एकदम एज इट इज सेम टू सेम यूज करते हैं DOS का, या फिर इसको हम लिखते हैं NE, कैरियर कंसंट्रेशन, ये इलेक्ट्रॉन का है। ओके, तो ये हमारा 2m स्टार क्यूब, और ये पूरा रूट में E 1/2 π²h⁻³ और 3D मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। अब इसी DOS को और हम क्या कर सकते हैं, DOS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके हम थोड़े से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, DOS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट E, और NE मतलब इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट E फॉर 3D मटेरियल। क्या कंक्लूड करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें एकदम से याद करना है। नाउ वी कंसिडर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं। फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन मटेरियल देयर विल नॉट बी एनी स्टेट विद इन द एनर्जी बैंड गैप।
तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए हमें ये पता है कि एनर्जी बैंड गैप जो बीच का एरिया था, फॉरबिडन गैप, वहां पे कोई भी स्टेट नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो स्टेट्स विल अपीयर विद इन द एनर्जी गैप इफ इम्प्योरिटीज आर अवेलेबल इन द मटेरियल। लेकिन फिर भी, मतलब ऊपर वाली बात तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए थी, फिर भी अगर हम बात करें कि कुछ भी इम्प्योरिटीज मिला दी गई है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो कुछ स्टेट्स वहां पे मौजूद हो सकती हैं। तो उन्हीं स्टेट्स की वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। तो ये हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हमारा रियल एडीसी स्टार्ट होता है। ये हमारा एक सेमीकंडक्टर जो बैंड डायग्राम है वो हमने बनाया हुआ है। इसी के ऊपर ही हमारा ये क्या कह रहा है कि ऊपर और ईवी के नीचे ही हमारे ये पीले वाले दिख रहे हैं एनर्जी स्टेट्स होंगे। अच्छा, बीच का जो गैप है इसको ईजी की तरह दिखाया हो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमने ईसी लिया है, ये हमारा ईसी है और ये हमारा ईवी है। अब इसको समझना जरूरी है कि डायग्राम बना कैसे, और पहले ये समझना जरूरी है कि डायग्राम हम बना किसके बीच में रहे, तो हम ई और डी के बीच में बना रहे हैं। इसका अभी रिलेशन जस्ट हमने अभी लिखा ही था, वो क्या था कि DOS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब यहीं पे करते हैं इसको कैलकुलेशन। तो हमारा जो DOS है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई है, तो इससे क्या बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू DOS स्क्वायर, या फिर E इज इक्वल टू मतलब C टाइम्स, या X इज इक्वल टू C टाइम Y स्क्वायर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये पैराबोला का ग्राफ आपको देगा। तो पैराबोला देगा, पैराबोला पूरा नहीं देगा, पैराबोला आधा देगा, मतलब इस तरीके से बनेगा। तो ये जो ग्राफ एक कर्व बना है, तो ये अब समझ में आएगा ऐसा क्यों बना है। ओके, तो ये समझ में आई बात, आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया कि एनी जो हमारा हमने निकाला है, या फिर DOS बोलो या एनी बोलो, इक्वल टू 2mn स्टार क्यूब रूट अपॉन पाई स्क्वायर h बार क्यूब, और रूट ई जो था वहां में हमने रूट ई माइनस ईसी कर दिया है। ये रूट ई माइनस ईसी का क्या लॉजिक है, या फिर रूट ईवी माइनस ई कर दिया, इसका क्या लॉजिक है, ये समझना जरूरी है। तो वो देखते हैं। अगर किसी केस में आप ईसी को बड़ा कर देंगे ई से, तो इसका आंसर जो होगा नेगेटिव, और नेगेटिव रूट के अंदर नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है। इससे ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझेंगे आराम से धीरे से, कि अगर ईसी की वैल्यू ईवी से बड़ी हो गई तो रूट नेगेटिव हो जाएगा और इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ईसी ईवी से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब जो एनर्जी स्टेट्स ईसी ई से बड़ा नहीं हो सकता। जो एनर्जी स्टेट्स मौजूद हैं वो ईसी के ऊपर ही होंगे, नीचे बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका ये मतलब है कि ये गलत है, हमारा जो ई है वो हमेशा ईसी से बड़ा होगा। तो इसलिए हमने मॉडिफिकेशन कर दिया इसके अंदर, ई माइनस ईसी कर दिया। और ये हमें ये भी बता रहा है कि ईसी ई से छोटा ही होगा, तभी ईसी क्या सबसे लो लेवल है कंडक्शन बैंड का, इसके ऊपर ही एनर्जी स्टेट मौजूद होंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ईवी को बड़ा कर दो, ईवी ई से बड़ा है, ओके, तो ये तो करेक्ट वाला है, हम रॉन्ग वाला लेते हैं पहले। अगर आप ई को बड़ा कर दो ईवी से, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो ई कभी बड़ा नहीं होगा ईवी से, मतलब ईवी जो है वो बड़ा होगा, मतलब ईवी क्या है, टॉप मोस्ट लेवल है, ये बॉटम मोस्ट लेवल था, टॉप मोस्ट लेवल है डायग्राम का या बैलेंस बैंड का। इसके ऊपर एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऊपर पॉसिबल होंगे, मतलब अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, जो कि इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो इसलिए इससे हमें समझ में आया कि ऐसा क्यों है, मतलब हर चीज का रीजन होता है लाइफ में, किसी भी चीज में हर चीज का एकदम रीजन होता ही होता है, और रीजन ही हमें समझना जरूरी है। तो इसको हम GVE या फिर GCE भी बोलते हैं, फॉर कंडक्शन बैंड, फॉर वैलेंस बैंड। इसको हम इससे भी डिनोट करते हैं G से। ओके, तो ये किसी बुक्स में GC ऑफ E और GB ऑफ E लिखते हैं। ये बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, हमने जो ऊपर सॉल्व किया था वो हमारा पर्टिकुलर था, जब तक हम यहाँ केवल रूट E लिखते हैं, वो हमारा नॉर्मल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। और ये पर्टिकुलर क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर कंडक्शन बैंड, और ये पर्टिकुलर कह रहा है हमें कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर वैलेंस बैंड। तो अगर वैलेंस और कंडक्शन बैंड की बात करेंगे तो आपको EV और EC को वहां पे डालना ही पड़ेगा, EV एंड EC को डालना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। Hence density of states for a semiconductor material can be rewritten as, मैं बोलूंगा rewritten as, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके,
और आपका सीधे से ये क्या दे रहा है कि अगर E जो है वो EC से छोटा और EV से बड़ा होगा तो फिर वो जीरो वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ भी स्टेट्स मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस केस में जाएंगे तो आपका ये जो रूट है ये इमेजिनरी वैल्यू दे देगा जो कि गलत है, इसलिए आपको पूरा आंसर ही जीरो कर दिया। इसी को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये ऊपर वाली चीज़ ही समराइज करके लिखी है, ये हमने EC जब E से बड़ा होगा मतलब कंडक्शन बैंड के लिए, और E जब EV से छोटा होगा वैलेंस बैंड के लिए। तो ये सेम चीज़ जो ऊपर थी वो हमने यहाँ लिखी है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, दैट्स वाई वी हैव रिटन Mn। और वैलेंस बैंड में हमारे मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमने Mn लिखा है, और वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं तो Mp लिखा है। एक पॉइंट, एक चीज समझ में आ रही है। नोट, इफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल इफेक्टिव मासेस वर इक्वल, अगर मान लो किसी केस में जो इफेक्टिव मास है होल और इलेक्ट्रॉन को दोनों इक्वल हो जाएंगे, देन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फंक्शंस इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द एनर्जी मिडवे बिटवीन द EC एंड EV और मिड गैप एनर्जी। ये जो मिड गैप एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये भी यूज होता है, जिसको हम EI से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा कहीं बीच में दोनों की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकल के आएगी जो कि सिमेट्रिकल होगी, एनर्जी मतलब मिडवे में निकल के आएगी। इसको हम आगे देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, इसके नाम से समझते हैं। वो एक तरीके की लेवल है, किसकी लेवल है, एनर्जी की। और किस तरीके की, मतलब उसको नाम दिया गया फर्मी एनर्जी लेवल, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EF से। इसको मैं बड़ा बड़ा लिख भी देता हूँ, EF। फर्मी एनर्जी लेवल ये है। तो इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स ओबे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड में होते हैं वो फर्मी डायरेक्ट डायग्राम या स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन एज, तो फर्मी डायरेक्ट ये साइंटिस्ट के नाम है, ओके। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उन्होंने दिया था उसको हम कुछ इस तरीके से लगते हैं, एफ ऑफ ई इज 1/1 + e⁻e⁻ef अपॉन kT। अब ये हमारा क्या नॉर्मलाइज एनर्जी लेवल है। हम यहाँ पे EC और EV की भी बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, वहीं से हमारे सारे फॉर्मूले निकलेंगे। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एट T हमारा टेम्परेचर है केल्विन में। ये चीजें नीचे लिखी भी हुई है। तो फर्मी फंक्शन एफ ई हमारा जो है वो क्या होता है, ये एक तरीके से क्या है, मतलब अब जैसे कोई भी फॉर्मूला आया आपके सामने तो उसमें ईच टर्म क्या कह रही है, उसका क्या मतलब है, क्या यूनिट है, ये सब एकदम पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी स्टेट E एट टेम्परेचर T केल्विन, मतलब ये हमको क्या बता रहा है, ये अपने आप में क्या है, एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे और इस टेम्परेचर पे मौजूद, इसको हटा देते हैं, नीचे लिखा हो, इस एनर्जी लेवल और इस टेम्परेचर पे मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक इलेक्ट्रॉन की, वो हमको एफ ही बताता है। ओके, अब क्लियर हुआ होगा। तो के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और के की वैल्यू अगर आप जूल पर केल्विन में लिखो या इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में लिखो, तो जूल पर केल्विन में यहाँ शो करता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट शो करता हूँ। इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट यूज करने का फायदा है, वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाती है। EF आपका फर्मी एनर्जी लेवल है, तो ये सारी चीजें डिफाइन करी। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर केसेस की। केस नंबर बोल लो, केस बोल लो, केस नंबर 1, एट T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन एट नॉन जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं, नॉन जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। E इज इक्वल टू EF, वी हैव F ऑफ EF इज 1+। ठीक है, अगर आपका 0 केल्विन नहीं है तो उस केस में क्या होता है, आपका E हो जाता है EF के इक्वल, और ये अप्लाई करते ही आपका ये टर्म हो जाएगा 0 और ये आपको दे देगा 0.5। 1/2 मीन्स 0.5। Hence Fermi energy level is that energy level at which probability of finding an electron is। अब हम बात करें फर्मी एनर्जी लेवल की, मतलब अब ऊपर बात आई ना फर्मी एनर्जी लेवल, तो एक्चुअल में ये तो उस समय बोल दिया मैंने कि एक तरह की लेवल है, किस चीज की लेवल है, एनर्जी की लेवल है, और उस पर नाम दिया गया फर्मी। उसको फर्मी ही नाम क्यों दिया गया, उसका रीजन है, मतलब उस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, 50% होती है, 0.5 होती है, 1/2 होती है, 50% होती है, जो आपको मानना है।
और वो एनर्जी लेवल क्या है हमने कैसे निकाला, हमने फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में हमने ई की जगह ई एफ पुट कर दिया, पुटिंग ई इक्वल टू ई एफ, ओके, उससे निकल के आया। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब बात करते हैं एट टी इक्वल टू 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारा क्या केस चल रहा है। एफ ई इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू ई माइनस ई एफ बाई के टी, ई माइनस ई एफ बाई, अब टेम्परेचर ही जीरो हो गया तो जीरो हो गया, तो ये क्या आया 1 प्लस ई रेज टू इंफिनिटी, ये 1 प्लस इंफिनिटी 1 अपन इंफिनिटी जीरो, ये जीरो आया। प्लस इंफिनिटी के केस में ये भी याद रखने वाली बात है, 1 प्लस इंफिनिटी आपको जीरो देता है और 1 माइनस इंफिनिटी आपको जीरो नहीं देता है। मैथमेटिकल पॉइंट है, मतलब किसी को पता भी होगा, वैसे नॉर्मल नहीं पता होता, तो 1 माइनस इंफिनिटी कुछ इस तरीके से लिख के आपको 1 देगा। ये दो केस बनते हैं, दो केस क्या बनते हैं उनको भी लिखते हैं, अगर ई आपका ई एफ से कम है, लेस है, और अगर ई आपका ई एफ से ज़्यादा है। ज़्यादा के केस में आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, ई रेज टू इन्फिनिटी मिलेगा, और कम के केस में अगर ई आपका कम हो जाएगा तो फिर ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ क्या बताती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ई की। ई आपका ई एफ क्या है, मिड लेवल है, ई एफ तो हमने अभी चेक कर ही लिया कि ई एफ मिड लेवल है। ई आपका ई एफ से ज़्यादा होगा, मतलब ऊपर होगा, तो आपका आंसर आएगा जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि एम्प्टी, तो ई एफ के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ई एफ के नीचे हमारा इलेक्ट्रॉन्स पूरा फील्ड है, ये याद रखेंगे। इसको समराइज करते हैं, हैंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर all the energy states below Fermi level are occupied by the electrons and all the energy levels states above Fermi energy level are empty। मतलब at absolute zero temperature जो मिडवे है EF है, EF के ऊपर सारा का सारा हमारा एम्प्टी होता है और नीचे सारा का सारा ऑक्युपाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी देखते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ है तो किसके बीच में है, एफ ई के बीच में है और आपका ई के बीच में है, एनर्जी और प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की। ओके, सबसे पहले मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे देखना है। एट टी इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, और ये क्या आपका दो केस बनेंगे, ई रेज टू ई एफ, ई रेज टू ई ग्रेटर देन ई एफ, आपका टी नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले इसको देखना है। इसको देखने के लिए हम केवल गौर करेंगे ऑरेंज वाले पार्ट पे, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, टी इक्वल टू जीरो केल्विन। अभी एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की लीस्ट वैल्यू आपकी जीरो, मैक्स वैल्यू आपकी 1 ही हो सकती है। जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऑरेंज वाला ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। क्यों, ई एफ आपका क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है, उसके पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी है 1, मतलब कुछ पूरा ये ऐसा ऐसा बॉक्स पूरा होगा पूरा, और ई एफ के जस्ट आगे ही सब कुछ एम्प्टी है, तो एम्प्टी है। तो इनिशियली ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, बाद में ये पूरा पूरा एम्प्टी है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जीरो केल्विन की बात कर रहे थे। ओके, अब उसी के सब केस में आते हैं। अगर जीरो केल्विन नहीं है तो दो केस होंगे, मतलब दोनों केस के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी होंगी। अगर आपका ई एफ से कम है जो कि ये चीज़ है, ओके, और ई एफ से ज़्यादा है जो कि ये चीज़ है। अब आप ये बात समझिए कि अगर आप टी को जीरो से अदर देन जीरो करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद है, ये पूरा फील्ड है, वो यहाँ से जंप करके यहाँ पे चले जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नॉट ऑल। जब ये यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एम्प्टी पार्ट, ये पूरा एम्प्टी पार्ट बन जाएगा। यही समझने वाली बात थी, इसको हमने ऐसा क्यों बनाया, ग्राफ ऐसा क्यों बनता है। अच्छा, मिडवे हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन के होने की, अगर वो यहाँ से वहाँ गए हैं, यहाँ से वहाँ गए हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, हाफ, जो हमने निकाली है ई एफ पे। ई एफ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मतलब ये जो कर्व है ये यहाँ से क्रॉस होना चाहिए, ये पिंक वाला और ब्लू वाला कर्व, ये दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए कर्व बनाया है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। अब जब ये यहाँ से यहाँ चले गए तो ये जो, अगर मैं नीले वाले कर्व की बात करूँ तो आपके जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे वो पूरे ये होंगे, ये फील्ड हैं पूरे, इसके अंदर भी फील्ड है कुछ, और एम्प्टी आपका उसी हिसाब से ये एम्प्टी है। जितना ये यहाँ भर गया हिस्सा, ये जो हिस्सा भर गया, ये जो हिस्सा भर गया, ये उतना ही यहाँ आपका एम्प्टी हो गया। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है, वही समझने वाली बात थी।
इसीलिए ग्राफ को कुछ हमने इस तरीके से बनाया, ये ऐसे कर्व ग्राफ बनाया है, पहले ही हमने घुमा दिया। ये क्या है, आइडियल है, ये पिंक ऑरेंज वाला T=0 केल्विन आइडियल केस है। प्रैक्टिकली हमारा कुछ ऐसा होता है, यहाँ से पहले ही एम्प्टी करा दिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा फिल्ड करा दिया। अब टेम्परेचर का उस पर असर पड़ता है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग आपका होगा। तो ये पिंक वाला है, T2 टेम्परेचर हमारा ज़्यादा और टेम्परेचर है मोर मतलब अब ये मान लो कि थर्मल एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे ज़्यादा, जंप कर सकते हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा होने से सीधी सी बात है कि यहाँ पे एम्प्टी ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो आपका ये ब्लू वाला है T1, ये ब्लू वाला T1 है, ओके। T2 आपका है एम्प्टी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या है, ये मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये पूरा पार्ट आपका एम्प्टी है। ये किसकी बात कर रहे हैं, T2 के लिए, ये T2 के लिए बात कर रहे हैं। और उसी के काउंटर पार्ट में ये पूरा आपका T2 के लिए ये फील्ड है, पूरा ये पिंक वाला ये फील्ड है। जितना एम्प्टी हुआ उतना फील्ड होगा, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से आपका ये कर्व और ज़्यादा गिर जाएगा, ये समझने वाली बात है। बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी EF पे, EF क्या है, ये फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन के होने की 1/2 है, तो ये पास 1/2 से ही करेंगे। तो ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ मतलब था, ये आपको समझाया पूरा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। द फर्मी फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट EF फॉर ऑल द टेम्परेचर्स, ठीक है। EF के लिए सिमेट्रिकल है, मतलब जितना इसके इधर एम्प्टी होगा उतना ही फील्ड होगा, जो मैंने बात बार बार बोली है, क्योंकि EF के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये वो मिड पॉइंट है। द सिमेट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्टी एंड फील्ड स्टेट्स, ठीक है, फिर से मैं रीड करता हूँ। द सिमेट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्टी एंड फील्ड स्टेट्स अराउंड EF मेक्स फर्मी एनर्जी लेवल अ नेचुरल पॉइंट इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन। तो इसके अराउंड सिमेट्री होने की वजह से ये एक तरीके से नेचुरल पॉइंट बन गया है, जिसके अराउंड हम इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन के लिए सारी कैलकुलेशन करेंगे या करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, Fe क्या है ये हम देख भी चुके हैं, एक तरह की क्या है, प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की किसी भी जगह पे। इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये हमें समझना है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, नॉट अ PDF, ये एक PDF नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये ओनली प्रोबेबिलिटी है। अब व्हाट इज रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये आपका मैथ्स का टॉपिक है, कम्युनिकेशन का टॉपिक है, और ये यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज होगा, तो उसको देख लेते हैं। द टू स्टेट्स रैंडम वेरिएबल इज द टू स्टेट्स such that given energy level E is either occupied by an electron or not occupied by an electron। मतलब दो स्टेट्स पॉसिबल हैं, क्या कि आपका जो गिवन एनर्जी लेवल है या तो इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाई होगा या नहीं होगा, मतलब दो ही बातें, या तो फील्ड होगा या एम्प्टी होगा। EF इज फर्मी एनर्जी लेवल एट एनी टेम्परेचर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट EF इज 0.5। ये कुछ वही चीजें जो रिवाइज कर रहे हैं हम। द प्रोबेबिलिटी, वेट अ मिनट, हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज अ स्टेट एट एनर्जी लेवल E इज Fe, ठीक है। एक एनर्जी लेवल E है, उस पर इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी Fe से हमने डिनोट करी। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन डज ऑक्युपाई द स्टेट एट एनर्जी लेवल E इज गिवन बाई, ये आपका डज नॉट है, ठीक है, डज नॉट ऑक्युपाई। अब ऑक्युपाई की प्रोबेबिलिटी Fe है, तो डज नॉट की सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी, तो क्या होता है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की 0.4 है, उस जगह नहीं होने की 0.6 होगी, तो 1 से माइनस कर देंगे, तो एक टर्म और ये निकल के आया जो कि यूज होगा 1 माइनस Fe। मतलब क्या है कि उस जगह के खाली होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस Fe। हेंस इफ वी कंसिडर एनर्जी लेवल E इन वैलेंस बैंड, अगर हम मानते हैं एनर्जी लेवल जो E है वो वैलेंस बैंड में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ होल इन वैलेंस बैंड में होल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस Fe। क्योंकि होल क्या है, इलेक्ट्रॉन का ना होना, इस चीज को समझना, इस लाइन को समझना। होल अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन का ना होना होल है, इलेक्ट्रॉन का होना, वहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां से चला गया उसको हमने प्रैक्टिकली एक नाम दे दिया होल। तो इलेक्ट्रॉन का ना होना होल है, और इलेक्ट्रॉन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हमने 1 माइनस Fe लिखा है। तो वही बात बोली, इलेक्ट्रॉन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हमने 1 माइनस Fe लिखा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ E इज वेरी ग्रेटर देन EF, अगर E हमारा EF मतलब मिड गैप जो था, मिड लेवल था, उससे काफी ज्यादा है, तो E माइनस EF हमारा जो 3 kT से काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो हमारा Fe क्या होगा, अप्रोच द बोल्ट्जमैन टर्म। तो ये देखते हैं, 1 प्लस E माइनस EF बाई kT हमारा नॉर्मल था। अब जब ये टर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमारा ये पूरा टर्म बड़ा है, तो हम यहाँ 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
तो 1/e⁻⁴ या फिर Fe जो है वो मतलब ये तो सेम चीज़ है, ये सेम है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे e में हमने माइनस डाल दिया, तो बस इतना सा e⁻⁴ ये कब की बात कर रहे हैं, जब e बहुत बड़ा है EF से, ये याद रखेंगे, तब की बात कर रहे हैं। ओके, तो सीधा सा 1/1 प्लस नहीं, और वही जो आपका एक्सप्रेशन होता है e⁻EF/kT। 6 पॉइंट की बात करते हैं। इफ EF माइनस E इज ग्रेटर देन KT, जो EF माइनस E है वो KT से बड़ा है, ये E माइनस EF है, EF माइनस E इसका उल्टा, वो KT से बड़ा है, तो क्या होगा, EF माइनस E 3KT से भी बहुत बड़ा होगा। देन 1 माइनस FE जो हमने लिखा अप्रोचेस द बोल्ट्जमैन टर्म, तो ये हमारा 1 माइनस FE पहुंच जाएगा, तो 1/FE हम देखते हैं, इसको हमने क्या बोला, बोल्ट्जमैन टर्म बोला इसको। अब पहले हमने FE के लिए देखा, अब हम देख रहे हैं 1 माइनस FE के लिए। ओके, ये याद रखेंगे, तो 1 - 1/1 प्लस जो भी एक्सप्रेशन है हमारा इक्वल टू e⁻, हमारा इस तरीके से आ गया, क्यों, ये हमने ऊपर पहुंचाया और 1 माइनस, और ये 1 माइनस में, तो ये हमारा प्लस माइनस हो गया। ओके, इसको ये लिख सकते हैं कि ये हमारा 1 प्लस और -1 है, तो ये हमारा इस तरीके से कट गया, तो केवल ये बचा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें कॉमन ले लिया, इसको ई वाले टर्म को कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो पहले क्या बचेगा, ये मान लो कुछ इस तरीके से 1 + x है, आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 1 + 1, या बोल सकते हैं 1/x + 1। यही सब चीज़ जो है ना, ये 1/x को x - 1, यही हमने यहाँ किया है, ये ई वाले टर्म को बाहर ले लिया, ई में माइनस लग गया, +1, सेम चीज़, ये समझा दी मैंने, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, ये प्लस बाहर आ गया तो ये माइनस हो गया, तो इसको हम, ये कट गया इससे, तो ये सेम लगभग वही चीज बन गई, 1/1 प्लस e⁻E-EF। ओके, ये चीज, अब हम इसको EF माइनस E ले लेते हैं, क्योंकि माइनस था उसको अंदर हमने सप्लाई कर दिया, तो जो हम टर्म की बात कर रहे थे EF माइनस E की, वो हम उस पर पहुंच गए। ये कुछ सेम तरीके का फॉर्मूला है जो ऊपर था, वो क्या था, 1/1 प्लस e⁻EF था, बस क्या है, दोनों में माइनस का डिफरेंस है। माइनस का डिफरेंस कैसे हुआ, पूरा हमने ये पूरा कैलकुलेशन करके तब हम इस पे आए, तो वो फार्मूला FE के लिए था, ये फार्मूला 1 माइनस FE के लिए है। फिर से वही एजम्पशन कि ये 1 + 1, ये हमने, ये जो टर्म होगा 1 से बड़ा होगा, ये इतना हो गया, और फिर ये ऊपर भी हमने इसको भेज दिया, तो e⁻EF-E। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये 1 माइनस FE है और यहाँ पे EF माइनस E है। ओके, और वहाँ, और माइनस तो है ही, माइनस तो बाहर है ही, और वहाँ पे E माइनस EF था, और अगर हम इस माइनस को अंदर भेज देंगे ये हमारा E-EF ही बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको मैं लिखता हूँ आपका 1 माइनस FE इक्वल टू E⁻EF बाई KT। और अगर मैं आपके उसको भी यहीं पे लिखूं तो FE इक्वलेंट टू E⁻E-EF, ओके, बाई KT। ये सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी यहाँ से आपको दिख रही होगी दोनों फॉर्मूलों की। यहाँ पे खत्म करते हैं लेक्चर को, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट को, और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका थोड़ा कैरियर कंसल्टेशन वाला पार्ट है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको अच्छे से समझते हैं। द फर्मी एनर्जी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इज, फर्मी एनर्जी लेवल हमको दिया, मतलब EF दिया है। द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मटेरियल फॉलो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, वही जो ऊपर डायग्राम था उसको फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2%, हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, और हमें प्रोबेबिलिटी दी क्या है, 2% प्रोबेबिलिटी है, एंड डेटा स्टेट 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल विल बी एम्प्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कुछ हमारा डायग्राम जो ये है EF हमारा 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसके 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, मतलब इधर मान लो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, मतलब 5.754, सॉरी 5.5 माइनस 0.25, 5.25,
तो 5.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमारा क्या होगा, या हम डायग्राम में हमने वैसा बनाया था, हम ऐसा ही लिख लेते हैं ऊपर से नीचे। अगर हम माने तो ये हमारा EF है और ये हमारा जो हमने पूछा गया है कि इस पे इलेक्ट्रॉन के होने की 2% प्रोबेबिलिटी है कितने टेम्परेचर पे, मतलब हम कितना टेम्परेचर कर दें कि इस पर्टिकुलर जगह पे केवल 2% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ओके, तो ये तो थ्योरेटिकल बात है, ऐसा सोचते रहेंगे दिमाग से तो आंसर आना नहीं है, सारी चीज आती है मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से। तो लिख लेते हैं EF इजकल टू ये E1 माइनस E1 जो हमने ये ली है, ये E1 ही है, ये डायरेक्ट इसको इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्ट इसको इंडिकेट कर रहा है, वेरी गुड, इसको इंडिकेट कर रहा है। E1 इज EF माइनस 0.25, तो ये हमने निकाला, तो ये हमारा E1 माइनस EF जो निकाला हमने वो आया -0.25, मतलब हमने नीचे वाले से ऊपर को माइनस कर दिया, तो क्या हो, कुछ नहीं होगा, सिंपल आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। तो P1 जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, P1 मतलब P1 मतलब F ऑफ E1 ही है एक तरीके से। तो 1 माइनस FE1 क्या है, 2% है, 2% का मतलब है ये क्या है, 1 माइनस FE1 है प्रोबेबिलिटी। ये किसकी दी थी, अब यहाँ पे ये भी बहुत बहुत मतलब एक एक पॉइंट को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं EDC के न्यूमेरिकल थोड़े वैसे, एम्प्टी की दी थी, एम्प्टी होने की दी थी, ना कि भरे होने की। और बात कर रहे हैं EF के नीचे, EF के नीचे तो वैलेंस बैंड होता है, वहां तो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 माइनस FE का यूज करेंगे, 1 माइनस FE, तो हमारा ये निकल के आया 1 माइनस FE, और FE के निकल के आया इसका उल्टा 0.98। तो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 98% बोली है, वो ना होने की बोली थी 2%। इस पॉइंट को मिस करते तो सारा गलत हो जाता। ये निकल आई प्रोबेबिलिटी। अब हम कैलकुलेशन लगाएंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ तक तो इजी पार्ट था ऊपर। तो P1 इजकल टू 1 माइनस 1/1 प्लस E1 e रेज टू E1 माइनस EF। अब E1 क्या है, E1 उसी फॉर्मूले जो E माइनस EF हुआ करता था बाई KT, तो हमने सप्लाई कर दिया E उसकी E1 सप्लाई कर दिया, इजक्वल टू 2/100। ओके, तो 2/100 प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट यूज करेंगे, 1 माइनस, और इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नीचे वाला, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला 1 माइनस 1, ठीक है, ये वाला। अगर आप सीधे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो 1/1 प्लस, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, बात वही आएगी, आप ये जो 1 एक्स्ट्रा लाए उसी की वजह से बदल गया हिसाब, तो आप सीधे 2 यूज कर लो। अगर आप इसको नहीं यूज करते, इसको आप हटा दो, केवल इतने को यूज करो, तो ये आपका 98/100 हो जाएगा। ओके, वो आपको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सीधे 2/100 को ही यूज किया है। तो ये हमने निकाला, अब हमने इसको सॉल्व किया, इसको इधर भेजा, इसको 1 से 1 माइनस कैंसिल किया है, और जो भी चीज़ें इधर उधर हुई करते 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 यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन अलग होता है, ये दिक्कत है। यहाँ पे आपको ई रेज टू लॉग, नेचुरल लॉग लेना, ये सब एंटी लॉग लेना, ये सब करना पड़ता है। तो सॉल्व होने के बाद आपका टेम्परेचर आया 745.2 केल्विन। तो केवल इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमें E1 पता है, EF पता है, K हमें पता ही होता है, T हमको निकालना था, ठीक है, 3 चीजें पता है, चौथा निकालना, निकाल लोगे, क्या दिक्कत है। अब जो भी कैलकुलेशन है वो आपके ऊपर है, आप उसमें कितने अच्छे हो, कितना टाइम लगता है, जो भी बात है, एक्यूरेसी क्या है, वो सब देखने वाली बात है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरियर कंसंट्रेशन, जिसके लिए हमने बहुत पहले इसी लेक्चर के शुरू में शुरू किया था। लास्ट जो टॉपिक हमारा है लेक्चर का, कैरियर कंसंट्रेशन, उसको भी निपटाते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन फॉर व्हाट, फॉर N एंड फॉर P, मतलब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए दोनों। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ करते हैं, होल की नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कैरियर कंसंट्रेशन से पहले हम एक सवाल लेते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन एनर्जी रेंज EN E प्लस डी, जो हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा, और हमारा ये क्या E है, ये E प्लस DE है, मतलब ये छोटा सा एनर्जी डिफरेंस है। मतलब बैंड डायग्राम अगर आपका ये है बहुत बड़ा सा, ये आपका EC हो गया, ये आपका EF EV हो गया, कुछ हम ऐसी बात कर रहे हैं, इसकी छोटे से इसकी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो NE जो है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन E एंड DE इनटू, हम उसमें प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये तो नंबर ऑफ स्टेट्स थे, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हम ऐड करते, तो हमें पता चल गया कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, जो कि कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले से लेते हुए आ रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि NE जो हमारा है इजकल टू DOS इंटू DE है, ठीक है, DE इंटू DOS हम लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी इंटू DE।
अब ये पूरा का पूरा क्या होता है, इसको हमने क्यों लिखा है डी एस इंटू डी, यहीं से लिखा, मतलब यही चीज़ को हमने वहाँ लिखा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या देता है, ये डी एस की डेफिनेशन है। तो डी ओ एस इंटू डी ई, ये आपका क्या है, एन ई है, ठीक है। और हमको मल्टीप्लाई उसमें क्या करना है, ये कैपिटल एन ई था, ये कैपिटल एन ई था, हमको स्मॉल एन ई निकालना है, कंसंट्रेशन के लिए निकालना है। तो हमें मल्टीप्लाई करना था प्रोबेबिलिटी, जिसको हम एफ ऑफ ई से रिप्रेजेंट किया जिसको हमने। तो यहाँ पे हमारा मेन फॉर्मूला आया कि हमारा एन ई इजकल टू कैपिटल एन ई इंटू एफ ऑफ डी ई इंटू डी। डी क्या है, स्मॉल, ये जो स्ट्रिप हमने ली है ये ई प्लस डी वाली, ठीक है, ई प्लस डी, ये वाली स्ट्रिप जो हमने ली है, ये अगर आपको मैं दिखाऊं सिंप्लीफाइड करके, दिस इज ई सी, दिस इज ई वी, ये जो इसका बॉटम पार्ट है वो ई है और इसका टॉप पार्ट है ई प्लस डी ई। ये जो बीच का बचा ये डी ई बचा, ये डी हमने लिया है। डी क्यों मल्टीप्लाई किया कि इतने उसके लिए हम ले रहे हैं, इतने मतलब विद के लिए ले रहे हैं, विद से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को ही हमने विद से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए डी से किया है। फाइनल तो हमने यहाँ किया है, स्मॉल एन इज टू डी ओ एस इंटू डी ई हमने किया है और इंटू एफ ई। अब सेम चीज़ अगर हम होल के लिए करें, ठीक है, तो ये प्रोसीजर पूरा वही है, पी हमने लिखा है स्मॉल एन ई को, ये सब कुछ वही है, प्रोबेबिलिटी वही है, बस प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 माइनस एफ ई हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं है। होल का होना क्या है, इलेक्ट्रॉन का ना होना। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑक्यूपाई स्टेट इंटू 1 माइनस एफ ई, तो एन ई इंटू 1 माइनस एफ ई इंटू डी, ये तो निकाला हमने बेसिक। अब इसको उठाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसको उठाएंगे हम यहाँ, पूरा लंबा सा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन गेट में नहीं कोई मतलब है, बस आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। सो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड फॉर ऑल ई ग्रेटर देन ई सी। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन तो ई सी के ऊपर ही कंडक्शन बैंड में मौजूद है। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये किया है, उसको मैंने अलग से दिखाया भी है हाईलाइट करके। हमने क्या किया है कि जो भी हमारा फॉर्मूला था एन का, वो हमने एक स्ट्रिप के लिए लिया था। अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें ईसी से इन्फिनिटी तक, तो ईसी से लेके और ऊपर तक जहाँ भी तक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, पूरा नंबर हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ओके, ये हमारा किसका है, एन ई इंटू एफ ई इंटू डी, एक विद के लिए है, डी की स्ट्रिप है उसके लिए है, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्लास 10th वाला एक कॉन्सेप्ट है, तो 12th वाला, तो हमारा पूरा आ जाएगा। अब इसमें करने के लिए भैया हमें करना क्या है, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे चीज़ें डालनी पड़ेंगी, एन ई की वैल्यू, एफ ई की वैल्यू, डी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो एफ ई की वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन वाले केस के लिए 1/1 प्लस ई रेज़ टू ई माइनस ई एफ बाई के टी। फिर से वही बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन अज्यूम करते हैं कि ई माइनस ई एफ 3 के टी से काफ़ी बड़ा है। तो हमारा जो एफ ई, और ये भी चीज़ हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एफ ई इजकल टू मतलब इक्विवेलेंट टू ई रेज़ टू माइनस ई एफ बाई के टी, एक ये निकला। अब ये कुछ डायग्राम के थ्रू भी दिखाया है, डी ओ एस और ई वाला जो ग्राफ था ये आपका ऐसा था। हमने क्या किया है, केवल ये स्ट्रिप ली है, ओके, स्ट्रिप ली है, ये नीचे का पार्ट ई है और ये ई प्लस डी ई है, और ये डी इसकी विद है, ये डी इसकी विद है। तो अगर इसके लिए निकाल लेंगे तो एवरेज, और अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए निकाल लेंगे, ये पूरे में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अब वी हैव गिवन डी ओ एस इन कंडक्शन बैंड एज, एन ई जो होता था वो हमने बहुत पहले, अगर आप याद करो, कुछ ऐसे निकाला था, 2mn क्यूब स्टार क्यूब रूट के अंदर रूट ई माइनस ई सी वाले केस के लिए, कंडक्शन बैंड के लिए, पाई स्क्वायर अपन एच बार क्यूब। अब इसमें कुछ हम थोड़े से मॉडिफिकेशंस करेंगे, हम एच बार की वैल्यू रखेंगे, ओके, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे h बाई 2 पाई। तो ये हमारा क्यूब था, तो h क्यूब बाई 8 पाई क्यूब हो जाएगा, ये पाई क्यूब से ये हमारा ये हट जाएगा, तो सॉल्व होके हमारा 4 पाई इंटू 2mn स्टार की पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब रूट ई माइनस ई सी आया। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड को हम उठा के रख देंगे इक्वेशन 1 में, आपको दिख रहा होगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन 1, तो हमने n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई सी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज रखी। अब वैल्यूज रखी, अब इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, मैं इसको बोल नहीं रहा, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या होगा। सॉल्व करने के बाद ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ये हमने किया, सॉल्व करते करते जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाते जा रहे हैं,
कांस्टेंट क्या मतलब, जिसके अंदर ई नहीं है, कैपिटल ई। ईसी फिक्स है, ईएफ फिक्स है, सबको हमको पता है कि ईएफ मिड लेवल है, ईसी भी फिक्स है। जहां कैपिटल ई है, ये कैपिटल ई है उसको हमने अंदर रखा, कैपिटल ई है उसको हमने अंदर रखा है, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन करना है। फिर हमने कुछ अजम्पशन किए कि ई माइनस ई सी बाई के टी इजकल टू एक्स, अजम्पशन किए। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, या आपके पास नोट्स तो होंगे ही, तो उससे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहुंचे, हैंस एन इजकल टू, ये कुछ हमारा ये आया इतना। अब हमारा जो वो बचा है, मैं बोलूँ इंटीग्रेशन, वो इतना बचा है एक्स के टर्म में, रूट एक्स ई रेज टू माइनस एक्स के टी डी एक्स। एक्स हमने क्या लिया है, ये लिया है। ओके, इतना बचा है। तो हमारा सॉल्व करते 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 रूट पाई बाई 2 आया, वो गामा फंक्शन की वजह से। ये क्या है, गामा फंक्शन है, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज गामा फंक्शन। अगेन मैथमेटिक्स वेरी क्रूशियल, गामा फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट पाई बाई 2, वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होगी। तो हमारा जो आया, ये आया, जिसके अंदर मैं अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो एनसी जो इन्होंने बोला है वो ये है 2 पाई, ये पूरा का पूरा जो है ये आपका एनसी है, ये नीचे लिखा भी है। ओके, और एन जो आया वो आपका एनसी, जो हमने एक कांस्टेंट की तरह पूरा इतनी सारी चीज़ों को उठा के एक कांस्टेंट सिंगल मान लिया एनसी, ई रेज टू माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। ये तो लगभग वही चीज़ आई, ई रेज टू ई माइनस ई एफ की जगह ई सी माइनस ई एफ हो गया, और ये एनसी अलग से आया। जो भी वैल्यू है ये हमें याद करनी है, तो इसको नोट कर लेंगे।